हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोशन, अमन, मुकेश, राकेश, पायल, गगन, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सब लोगों को नमस्कार। और मुझे फटाफट से बताइए आलोक मिश्रा जी कि आवाज और स्लाइड क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो गाइस फटाफट से मुझे रिस्पॉन्स दो, आवाज और स्लाइड दोनों चीज क्लियर है ना? कूल। तो गाइस हम लोगों ने पिछली क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था वर्क पावर एनर्जी, जिसमें से हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो थे वर्क वाले पार्ट पर, है ना? अब एक मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करूंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सब लोग प्लीज आंसर दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से जो हम डाउट्स लेंगे वो लास्ट के 5 या 10 मिनट्स में लेंगे। तो अभी आप लोगों से जरा देखते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि जो वर्क है ये कितने टाइप के होते हैं? अगर मैं वर्क की कैटेगरी की बात करूं, सर ये कितने टाइप्स का है? तो अभी मैं कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप लोगों से बस पूछना चाहता हूं, तो बताइए फटाफट से। सो गाइस फटाफट से बताओ, जो कार्य है वो कितने प्रकार का होता है? एक, दो, तीन, कितने टाइप का? कल वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं विसंगम, है ना? यहां पर सब लोग बिल्कुल सही है कि अगर मैं कार्य की बात करूं, सर ये 3 प्रकार का था। अब 3 टाइप्स में कौन से थे? एक एक बच्चा सही है। कल ही हम लोगों ने समझा था कि सर जो हमारा वर्क होता है वो वर्क जीरो हो सकता है, यानी वर्क डन जीरो। दूसरा वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि धनात्मक। और तीसरा जो आपका वर्क डन है वो नेगेटिव हो सकता है, यानी ऋणात्मक। राइट। अब सर ये जो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट पे आज का डिस्कशन हमारा पेंडिंग है, और इसके बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहां पे सर जरा यहां पे जीरो वाले पार्ट पर चलते हैं। मेरा बस क्वेश्चन ये है कि वर्क डन मेरा जीरो है, इसकी कुछ कंडीशंस थी। तो मेरा बस एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो कुली होता है, कुली ने अपने सिर के ऊपर सामान रखा और वो एक जगह से दूसरी जगह चल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो एक प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म है, एक सर सिरा होगा जहां से शुरुआत होती होगी प्लेटफॉर्म की, एक वो सिरा होगा जहां पर प्लेटफॉर्म की समाप्ति होती होगी, यानी खत्म होता होगा। तो माय क्वेश्चन इज कि जब आपका, अगर हम लोग किसी भी कुली का एग्जांपल लेते हैं, उस कुली ने क्या किया है, सामान को उठाया और प्लेटफॉर्म के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा है, तो इस टाइम पे वर्क डन कितना होगा? देखो मुझे फटाफट से बताइएगा, जल्दी, वेटिंग। और जिसके भी बेटा 40 नंबर या फिर 50 नंबर जो भी गए, तो आप ना यहाँ पर क्लास की लास्ट में, या फिर ऐसा कुछ भी इशू है ना जो कि पढ़ाई से अलावा जो भी कुछ है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना इस वाली मेल आईडी पर। और कोई भी डाउट हुआ करे तो यहाँ पर बात कर लिया करो, है ना? मैं बीच में जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस वाले पार्ट को हम लोग खत्म कर लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ डाउट क्लास, राइट? सो हम लोगों को अपना पार्ट भी खत्म करना है। तो आप लोग इस लोकेशन पर कोई भी इश्यू है तो यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि पढ़ाई से संबंधित है। और क्लास नहीं दिख रही है, पीडीएफ नहीं दिख रही है, अगर पढ़ाई से संबंधित है तो मैं बता ही दूंगा। उसके अलावा कुछ भी है तो सपोर्ट टीम का नंबर होता है, आप वहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने चीज आपको बताई। अब मैं कमेंट जरा ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बाकी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। अब आ जाओ। गाइस यहाँ पे ये जो मैं वर्क डन जीरो की बात कर रहा था, वर्क डन जीरो कुली का क्यों हुआ? क्योंकि सर हम लोगों ने अच्छे से समझा, जब कुली ने सामान को ऊपर की तरफ उठाया और वो जब आगे की तरफ मूव किया, यानी कि उसने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में और मूवमेंट हुआ था इस डायरेक्शन में। हिंदी वाले, सर बल लग रहा था इस दिशा में और जो विस्थापन हो रहा था, विस्थापन वो हुआ इस दिशा में। तो यानी कि इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखें तो वो कितना हो गया? थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ तो हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? एफ डी कॉस थीटा। और ये चीज हम लोगों ने कल जाते जाते समझी थी, या तो मेरा फोर्स जीरो हो जाए, या मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या फिर मेरा कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कॉस 90 हो जाए। इन तीनों ही कंडीशन में वर्क डन जीरो होता है। तो इसलिए सर ये कुली वाले केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था। और ये बात हम लोगों ने कल अच्छे से समझ ली थी। अब यहां पे हम लोगों को आज पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज समझनी है, तो इसमें मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बट उससे पहले गाइस एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था और बहुत ही भलुआ सवाल था वो। एक हलुआ सवाल पे चलते हैं, आ जाओ। देख प्रश्न कलाम मैंने आप लोगों को दिया था, वो था ये: 200 न्यूटन का एक बल किसी पिंड को 4 मीटर से विस्थापित करता है, तो इसमें सर कार्य कितना हुआ? इंग्लिश वाले, यहां पर अगर हम जाएंगे तो जो फोर्स है जो कि 200 न्यूटन का अगर किसी बॉडी पर लगाया गया, उसमें 4 मीटर का सर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना होगा? कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था और ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे गया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। वर्क डन कैसे निकालते थे सर हम लोग? वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन का गुणन करना था। बेसिक सा सवाल था। तो फोर्स कितना दे रखा था? 200 न्यूटन का।
और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा था हमको 4 मीटर का। तो हमारा जो आंसर आया था कितना आ गया था 800 न्यूटन मीटर। ये यूनिट वर्क की ही है, साथ में जूल भी सर वर्क की यूनिट होती है ना। तो ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, ये बेसिक सा था। तो यहां पे जो आंसर था डेट वाज 800। ओके, अब आते हैं सर पॉजिटिव वर्क पे। तो ये तो रही कल की बात। तो विजय, अर्जुन, जितने बच्चे हैं, कल यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, हो गया रिवीजन। अब यहां पे ध्यान सुनना। अब देखिए क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव कब कहलाता है। सो एग्जांपल, ये बॉटल है मेरी, सब जगह काम आती है, बायोलॉजी से लेकर केमिस्ट्री तक इसका एग्जांपल सब जगह काम करता है। देखिए माही और जितने भी लोग हैं, अब क्या हुआ है, ये बॉटल यहां पे ऐसे रखी हुई है, यहां से रख देता हूं, कोई बात नहीं अरुण, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मैंने इसमें ऐसे करके बल लगाया, इंग्लिश वाले, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया विवेक। जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो बॉटल ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गई, है ना। अब देखिए मेरे यहाँ पे फोर्स लगाने से जो बॉटल है वो आगे की तरफ मूव कर रही थी। दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं सर, जो मेरा विस्थापन है वो भी उसी दिशा में हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी मेरा सेम डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। अब देखिए यहां पर ये जो फोर्स है और ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन सेम है ना, यानी कि मैं कहूंगा सर इन दोनों की जो दिशा है वो सेम है, राइट। अब यहां पे इतनी चीज तो क्लियर हुई। अब इतने वाले पार्ट पर हम लोग अब यहां पे क्लैरिटी लेंगे। सर वो ये हुआ कि अभी तक जब हम लोग वर्क डन जीरो की बात कर रहे थे, तो सर देखिए ये आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ये था आपका फोर्स, और इन दोनों के बीच का अगर 90 डिग्री एंगल होता था तो हम लोग कह देते थे कि यहां पे वर्क डन जीरो था। लेकिन वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यस, ये नॉर्मल है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो मैं अगर फोर्स लगाता तो यहां पे सर ऐसे खींचा जाता। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, अब मैं इसे खींचूंगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, देखना ध्यान से। यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स अगर मैं इस तरफ लगाऊं तो इसको मैंने ऐसे खींचा तो ये इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि अगर एंगल आपका 90 डिग्री से कम है, यहां पे कोई भी एंगल हो सकता है 90 डिग्री से अगर कम है, तो डेट मींस कि हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो जब भी आपका एंगल 90 डिग्री से कम का बन रहा है, पहली कंडीशन, या दूसरा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दोनों ही केस में आपको याद रखना है क्या, कि जो आपका वर्क डन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि बेटा धनात्मक होगा। क्या इतनी चीज क्लियर गाइज। यहां पर किसी को भी डाउट हो तो एक बार पूछिए फटाफट से। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ कहां मिलेगी, कौन से एग्जाम से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं सर, एसएससी जेई है, एएलपी है, वो सब चीजें लास्ट के 5 मिनट में। अभी इतना पार्ट में कोई डाउट, यहां तक सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं। सर क्वेश्चन ये है, मैं जिम में गया, सब लोग ध्यान सुनना, मैं जिम में गया और यहां पर कौन सा क्वेश्चन, सुरेंद्र कह रहे हैं सर इस वाले पार्ट का एग्जाम दोबारा से, ठीक है फिर से यहां पे सुन लेते हैं। देखिए मैं जिम में गया, मेरे सामने वेट रखा था, मैंने इसको वेट को ऐसे उठाया और ये मैंने वेट को ऊपर की तरफ उठा लिया, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इस टाइम पर मेरे हाथ द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, यानी मेरे हाथ से जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसके द्वारा जो वर्क है, यानी कि जो सर कार्य है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा या शून्य होगा। नेगेटिव की तो मैंने बात ही नहीं करी। वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। फिर से रिपीट करता हूं, मैं सर यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं जिम में क्या किया, मैंने जिम में नीचे से ऐसे मैंने वजन उठाया, वजन उठाया तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही ऊपर की तरफ सर यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन जीरो है या फिर वर्क डन पॉजिटिव है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, आधे बच्चे जीरो, आधे बच्चे पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब सुनो सर, मैं जब जिम में गया हूं तो जिम में जाने के बाद मैंने इस बोतल को उठाने के बाद मैं ऐसे ऐसे आगे की तरफ भागा नहीं हूं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना सब लोग, खासकर जो जीरो वाले हैं। सर जीरो कब होता था वर्क डन, जीरो तब होता था जब मैं एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता था, फोर्स ऊपर की तरफ लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो गया। यानी क्या हो रहा है, फोर्स तो ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट आगे था, तो एंगल बन गया था 90 डिग्री का, तब था वर्क डन जीरो। अब सर यहां पे जरा जिम वाले केस में आओ, तो जिम में सर एक्सरसाइज की जा रही है, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरा आगे की तरफ नहीं हो रहा है। तो सर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने जिस दिशा में बल लगाया ये बोतल भी उसी दिशा में गई है, राइट। सो दिस मींस कि जब आप किसी वेट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपके हाथों द्वारा जो बल ऊपर की तरफ लग रहा है, पहली चीज, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, आपकी जो बोतल है या फिर जो वेट है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका वेट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। ये एग्जांपल हुआ सर आपका पॉजिटिव वर्क का, फर्स्ट थिंग। सेकंड,
लेकिन यहीं पर क्या हो रहा था, निशा और जितने भी लोग हैं सर, यहीं पर अगर मैं फोर्स को ऊपर, यहां पे फोर्स इधर लगा रहा था और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कर रहा था, तो इस वाले केस में मैंने बोला था कि एंगल आपका 90 डिग्री का बन गया था, तब वहां पे वर्क डन 0 था, वो कुली वाला केस था। सो आई गेस ये वाली चीज सबको समझ में आ गई, सॉर्टेड है। अब मुझे बताओ किसी का डाउट है तो। संजू और संदीप, अभिषेक, कुली वाला केस 0 क्यों है और ये पॉजिटिव क्यों है? किसी का डाउट है तो शर्माना नहीं है। अर्जुन किशोर कुछ कहना चाह रहे हैं, सब मामला सॉर्टेड है, अच्छा ठीक है। केशव आप हमेशा सही होते हैं बेटा। चलो निशा, हाँ प्लीज पूछो आपका डाउट क्या है। शिवांगी पूछना सर आप क्या, मेरा कमेंट बेटा, शिवांगी का ये डाउट रोजाना का है सर, क्या कमेंट आ रहा है बेटा, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। अंशुमन कह रहे हैं सर पॉजिटिव वाला बता दीजिए, ठीक है अंशुमन, एक और एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जरा समझना, मैंने जो बोला लिफ्टिंग फोर्स कहां है सर, जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ है। मैंने ये बोला था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, अंशुमन, कुमार अभिषेक और जितने भी लोग हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव था, यानी मेरा जो कार्य था वो कैसा था, ऋणात्मक था, राइट। अब देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट बेटा, एक बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 कहां है, आपने यहां से उठाया और यहां से उठा के यहां पर ले गए, तो यहां पे सर मैं, अब ऐसा थोड़ी है कि मैं केवल इस डायरेक्शन में जाऊंगा तभी दूरी बताऊंगा। मैं एग्जांपल लेता हूं हवाई जहाज का, शिवांगी, सो अच्छा कुछ मत करो बेटा, बस पढ़ाई करो शिवांगी, ठीक है। अब यहाँ पे सर एक एग्जांपल लो, आप लोग पता है क्या सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि सर केवल इस डायरेक्शन में जब कोई चीज आगे की तरफ वस्तु जाएगी तभी हम कहेंगे उसने कोई दूरी तय करी है। तो यहां पर सर जरा चाचा समझो इस बात को कि धरती से जब ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे रॉकेट हो गए या फिर एरोप्लेन हो गए, सर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या ऊपर डिस्टेंस नहीं होगा, ऊपर क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? सर एक बिंदु से, ये मान लो जमीन है, ठीक है, जमीन से आसमान की तरफ गए तो यहाँ पे क्या कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा? हम लोग नहीं कहते जमीन से मेरी जो हाइट है, बताओ अपनी हाइट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप हाइट अपनी 0 मीटर बताते हो क्या? नहीं सर, जमीन से लेकर आप यहाँ पे कितनी दूरी पर हैं, तो 165 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, यही तो बोलते हो। तो यानी कि सर नीचे से लेकर ऊपर तक ले जा रहे हो सर, उसमें भी तो विस्थापन हो रहा है। आप कह रहे हैं सर वहीं की वहीं है, वहां पे वहीं की भी नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली रेफरेंस की बात हो रही है, इसलिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझाया था आपको दूसरी तीसरी क्लास में सर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो सर, उसी डायरेक्शन में ये आपका जो वेट है वो भी उठ के गया है, राइट। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा सर, इस वाले केस में आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। अभी इतना एग्जाम्पल नहीं, अभी और सुनिए, अभी एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पे बिल्कुल सेफ सही कह रहे हो आप। अब गाइस ये देखो, शिवांगी, संजू, त्रिवेंद्र, इस वाले पार्ट में देखते हैं। सर मैं यहां पे स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने इस डायरेक्शन में खींचा, राइट। अब देखो बिल्कुल सही रहेगा अनुराग, बिल्कुल सही रहेगा, आपने सही कहा। तो यहां पे जब मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो मैं जब खींच रहा हूं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, यानी बल इस दिशा में लगा। स्प्रिंग कौन सी डायरेक्शन में गई बेटा, स्प्रिंग जब खींच रहा हूं तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बेटा सेम डायरेक्शन में है। यानी सर यहां पर क्या हो रहा है जीत बेटा, यहां पर दोनों ही केस में जो दिशा है वो सेम ही तो हो गई, जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन है। अब यहीं पे देखो, मैं बता रहा हूं अभी, अब क्रिस्टोफर मैं समझ सकता हूं कि वहां पे डाउट कहां है, तो इसीलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, इसी स्प्रिंग को मान लो, ये जो मैं ऐसे खींच रहा हूं, स्प्रिंग को ऐसे लगाते हैं, मैं स्प्रिंग को जैसे खींच रहा हूं, अब मैंने क्या किया, इसको जमीन पे लगा दिया, ठीक है। जब मैंने जमीन पे लगा दिया, मैं जिम का एग्जांपल लेता हूं, मैं स्प्रिंग को नीचे से ऐसे खींच रहा हूं, जैसे हैंड पंप है, ऊपर खींच रहा हूं। अब जब मैं इसको स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, तो मैंने क्या किया, जो मेरा लिफ्टिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ है और स्प्रिंग जो है वो भी तो ऊपर की तरफ आ रही है। इस केस में मेरा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। अब यहीं पर अब मुझे एक एग्जांपल और देना है, कुछ बच्चों को 0 वाले केस में डाउट आ रहा है, तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो एक एक करके आप लोगों से एग्जांपल लेते हैं। सर हमने क्या किया, हैंडपंप से पानी भर रहे थे, सब लोगों ने कभी ना कभी हैंडपंप से पानी भरा होगा। तो हैंडपंप से जब आप पानी भर रहे हैं तो आप जब उस पर फोर्स लगा रहे हो उस हैंडल पर, सो लिफ्टिंग फोर्स की बात करता हूं, हैंडल जब आपने ऊपर की तरफ उठाया तो हैंडल भी कहां पे आया, ऊपर की तरफ ही आया। अब रेफरेंस पे प्लीज फोकस करना, क्या कि सर हैंडल, हैंडपंप बना लेते हैं जरा मैं। अब देखिए यहां पे एग्जांपल, प्लीज थोड़ी देर से सब लोग यहां पे लिंक कर पाएंगे, मैं जितनी चीज पूछ रहा हूं बस उस पर ध्यान देना। मैंने यहां पे सर जब इसको पकड़ा, हैंडल गया ऊपर की तरफ, मतलब मेरा फोर्स कहां गया है, मेरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको मैं बोलूंगा लिफ्टिंग फोर्स। और यहीं पर जब ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हैंडल भी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी सेम है। सर इस वाले केस में वर्क डन क्या होगा, एक बार प्लीज फटाफट से मुझे बताओ। हाँ विपिन आप सब लोग लाए मैं बेटा, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन यहाँ पे मेरा पॉजिटिव होगा, राइट। अब इसी केस में मैं आपके पास दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया,
अब यहां पे सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने सर अभी का एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने सर इस बॉटल को ऊपर की तरफ उठा लिया है, बताइए ये मेरा लिफ्टिंग फोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली बताइएगा वर्क डन मेरा पॉजिटिव है या जीरो है। एक बार प्लीज फटाफट से, ये बॉटल ऐसे रखी थी, यहां पे रखी है, मैंने इसको बस ऐसे कर दिया है, बताइए अमरेंद्र बाहुबली सर ये क्या है, वर्क डन पॉजिटिव है जीरो है? पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, दैट्स राइट। जिस बच्चे को डाउट था जीरो वाला, अब जीरो वाले सुन लो। सर यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी गया और डिस्प्लेसमेंट भी गया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स कौन सा, इस बात पे फोकस करना, फोर्स में कौन सा बोल रहा हूं, लिफ्टिंग फोर्स, जो मेरी तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, लिफ्टिंग फोर्स ही मेरी तरफ से जो बेटा बल लगाया जा रहा है वो सर जिस दिशा में लगाया जा रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में जा रहा है। यहां तक क्लियर है? चलो, तो यहां पे सर ये वाला पार्ट भी हुआ। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये सर बोतल है, मैंने सर बल लगाया ऊपर की तरफ, और बल ऊपर की तरफ लगाने के बाद मैं सर आगे की तरफ जा रहा हूं, यानी क्या हुआ है, बल तो मैंने ऊपर की तरफ लगाया था लेकिन मैं जा आगे की तरफ रहा हूं। अब सर यहां पर जो बल है वो तो आगे की ऊपर की तरफ लगाया है, लेकिन विस्थापन मेरा इस दिशा में हो रहा है, राइट? तो यहां क्या हुआ, सब बल ऊपर था लेकिन सर यहां पे डिस्प्लेसमेंट आगे था। इस केस में कहूंगा सर ये मेरा वर्क डन जीरो है। तो जितने बच्चों को वर्क डन जीरो और पॉजिटिव में डाउट आ रहा था, मेरे ख्याल से यहां तक मामला सॉर्टेड है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। तो सर हमेशा जो एंगल की हम बात करते हैं वो विस्थापन और बल के बीच में कर रहे हैं, दैट्स इट। अब यहां पे इतना तो सॉर्टेड है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब सर वर्क डन नेगेटिव कब होगा? अब मैं वापस उसी केस में आता हूं, यहां पे सुनना ध्यान से। ये बेटा वो बल था जो मेरे हाथों द्वारा लगाया जा रहा था। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जो साउथ इंडिया वाले हैं, ये जो फोर्स लगाया जा रहा है ये मेरे हाथों द्वारा लगाया गया, राइट? और यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बात कर रहा था। मैं इसी में आपसे पूछना चाहूंगा, लिफ्टिंग फोर्स की जगह मैं अगर आपसे कहूं सर यहां पे ग्रेविटी से कंपेयर करके बताओ तो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, मैं जो रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्वेश्चन। अपना बुद्धि बिल्कुल मान लो कि हम लोगों में अभी दिमाग बिल्कुल नहीं है, थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन इज, इस बार मैं फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा, इस बार लिफ्टिंग फोर्स को भूल जाओ, मैं पूछ रहा हूं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहां पे वर्क डन क्या होना चाहिए? अब इस केस में देखो क्या होगा, यहां पे सर मैंने इस बोतल को उठाया, अब ये वो बल नहीं जो मैं लगा रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। यानी बोतल को जब मैं ऊपर की तरफ उठाया, तो बोतल को ऊपर उठा रहा हूं तो फोर्स बेटा ऊपर लगा, लेकिन इसको नीचे कौन खींच रहा है? मैं यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। जो जी की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशनल पुल। तो इस दिशा में क्या होगा कि सर फोर्स एक डायरेक्शन में, ग्रेविटी दूसरे डायरेक्शन में, यानी ये वर्क डन हो गया नेगेटिव। ये चीजें ना केवल और केवल तब लिंक कर पाते हैं, हाँ प्रिंस बेटा आता है, आरपीएफ में भी सेम चीज आएगी, ठीक है। चलो, सो गाइस अब मैं अच्छे समझा पाया कि फोर्स आपका और ये आपका जो फोर्स के अलावा दूसरा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालना है। दैट मींस कि सर वो निर्भर करेगा आपसे कौन सी कंडीशन की बात करी जा रही है, रेफरेंस क्या मान रहा है। अगर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंपैरिजन में पूछ रहा था तो यही वर्क नेगेटिव हो गया, और यहीं पे अगर लिफ्टिंग फोर्स की बात करता, जो मेरे द्वारा बल लगाया जा रहा था, मेरे हाथों द्वारा बल लगाया जा रहा था, उसके रिस्पेक्ट में बात करता तो मैं वर्क डन पॉजिटिव कह देता, राइट। सो अर्जुन बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा, नेगेटिव वाले केस में बस इतना समझ लो कि आपका जिस दिशा में बल लग रहा है, अगर बल आपका इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, विस्थापन, तो जिस भी दिशा में बल लगता है विस्थापन उसकी अगर विपरीत दिशा में होता है तो ये कंडीशन आपकी ऋणात्मक कार्य बताती है, यानी नेगेटिव वर्क बताती है, दैट्स इट। सो एक नेगेटिव वर्क का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहां पर चलिए, अब यहां पे नेगेटिव वर्क का एग्जांपल लेते हैं। हुआ क्या, सब लोग इसका एग्जांपल लो। सर इस बॉक्स पे मैं धक्का लगा रहा हूं, पूरी ताकत लगा दी, प्लीज थोड़ी देर ध्यान सुन लेना, बुद्धि भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ एग्जिस्ट कर रही है, बस ध्यान सुनेंगे। मैंने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया, पूरी ताकत लगाई, तो जब मैंने फोर्स लगाया तो इस फोर्स लगा बेटा इस बॉक्स में इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स लग रहा है मेरा लेफ्ट टू राइट, यानी मेरा जो बल है वो दाएं से बाएं लग रहा है, राइट गाइस। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा सर? ये हम लोगों ने पहली क्लास, दूसरी क्लास में पढ़ा था कि सर यहां पे जो घर्षण है वो उसकी विपरीत दिशा में लग रहा होगा, यानी जो फ्रिक्शन है वो कहां लग रहा होगा, राइट से लेफ्ट। ये क्या हो गया आपका घर्षण यानी फ्रिक्शन। मेरा सवाल सुनिए, सो मेरा क्वेश्चन है सर
कि अगर यहां पर मैं फोर्स और फ्रिक्शन की बात करूं तो यहां पे मेरा वर्क डन कैसा होगा सर, यहां पे जो घर्षण द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी जो इंग्लिश वाले हैं फ्रिक्शन द्वारा जो वर्क किया गया है, यानी घर्षण द्वारा जो कार्य किया गया है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा, बताइए सर। पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सर जिस डायरेक्शन में मेरा बल लग रहा था उसकी विपरीत दिशा में यहां पर क्या हुआ, विस्थापन हुआ। या फिर मैं बोलूंगा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सर उल्टी दिशा में काम कर रहा था, एज सिंपल एज दैट। खैर, तो यहां पे सर ये चीज इंपॉर्टेंट, तो अगर सर बॉडी को मान लो मैंने खिसका दिया है और बॉडी खिसक रही है, तो बॉडी जब खिसक रही है, ये रही बॉडी, ये खिसक रही है, तो मैंने बल तो इस डायरेक्शन में लगाया था, लेकिन यहां पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करो, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता जा रहा था। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अब केस में देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन ये आगे की तरफ जा रहा है, घर्षण पीछे की तरफ जा रहा है और विस्थापन आगे की तरफ हुआ जा रहा है। इस वाले केस में कहूंगा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, राइट। अब सिंपल सी बात है, आप सर बाइक चला लो चाहे आप साइकिल चला लो, आप इस वाले केस से लिंक कर पाएंगे। अभी कोई बच्चा मुझसे बहुत देर से ना साइकिल वाला पूछा था, किसी बच्चे ने भी बाइक का भी पूछा। तो बाइक जब आप चला रहे हो या फिर साइकिल आप चला रहे हो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है जबकि बाइक आगे की तरफ जा रही है। साइकिल में सर घर्षण बल पीछे की तरफ लग रहा है लेकिन साइकिल आगे की तरफ जा रही है। यानी कि वो निर्भर करेगा आप कौन से बल के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, आपने रेफरेंस पॉइंट क्या ले रखा है, आपने सर वो रेफरेंस के लिए वो बिंदु क्या ले रखा है, राइट। अब सर इतनी चीज हो गई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, अब जब सर आप लोग जब फ्रिक्शन की बात करते हैं, जब आप चलते हैं तो चलते में क्या करते हैं, चलते में आप आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप घर्षण पीछे की तरफ लगाते जाते हैं, तभी तो घर्षण आप पीछे की तरफ लगाते हैं तभी तो आगे जाते हैं। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करेंगे तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो अब यहां पे हमारा वाला पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। चलिए, सो इतनी सॉर्टेड है। और बेटा ट्रैक्टर चला लो चाहे ट्रक चला लो चाहे साइकिल चला लो चाहे बाइक चला लो चाहे हवाई जहाज चला लो, सभी चीजों में आप ऐसे लिंक कर पाएंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी वर्क, आपका रेफरेंस क्या है। सो अब सर मैं एक ब्लैंक पेज ले लूं जिससे मैं सारी चीजों को लिंक कर पाऊंगा, आप लोग फटाफट से आंसर दे देना। चलो पहले तो ये यहां पे सर ये वाले केस में मैं दीवार पे एक बल लगा रहा हूं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो मैं इस बोर्ड पे यहां पे धक्का मार रहा हूं। आप लोग प्लीज बताएंगे ये जो वर्क है ये पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है, एक बार फटाफट से बताइए। मैं सब यहां पे पूरी ताकत लगा दी, मैंने धक्का मार दिया, वर्क डन जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, जब विस्थापन नहीं होगा तो क्या वर्क होगा, नहीं होगा। तो जीरो वाला केस सबको क्लियर था, आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां पे हुआ क्या, किसी ने पेड़ पे चढ़े, सब लोग पेड़ पे। अब देखो पेड़ पे जब चढ़े तो मैं उसी वाला केस का एग्जांपल लेता हूं, अगर पेड़ पे नहीं भी चढ़े तो आप बस फील ले लेना जैसे आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बंदर पेड़ पे चढ़ रहा है। सो आप लोग अभी मथुरा वृंदावन आएंगे तो यहाँ के बंदर थोड़े से टैलेंटेड है। आपके मोबाइल फोन में अगर आप सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं तो मोबाइल को ऐसे खींच के चढ़े चले जाते हैं, है ना, चढ़े चले जाएंगे, फिर फ्रूटी पिलाओ तब जाके वो मोबाइल कैच कराते हैं। तो वाला एग्जाम्पल है। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या, एक पेड़ बना देता हूं मैं। अब यहां पर एक बंदर है। अब बंदर ने क्या किया, आपसे मोबाइल छीन लिया, ठीक है। मोबाइल छीनने के बाद अब इस बंदर ने क्या किया, मोबाइल को अपने हाथ में लेकर ऐसे ही ऊपर की तरफ चलने लगा। ध्यान सुनना प्लीज, मैं फिर से लिंक कर रहा हूं, रेड कर रहा हूं। बंदर ने मोबाइल को लिया और मोबाइल को लेकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। सो जस्ट वांट टू नो, इसका जो लिफ्टिंग फोर्स था, यानी बंदर के हाथों द्वारा जो मोबाइल फोन को उठाया गया, इसके रिस्पेक्ट में बताइएगा मेरा वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बंदर इस मोबाइल फोन को लेकर ऊपर की तरफ गया है, मैं यहां पे इसके हाथ हाथ द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस बल की बात कर रहा हूं। सर बस इसका आंसर दो, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा। देखिए सर ये जो बंदर है इसने क्या किया, इसने अपने हाथों से इस मोबाइल को ऊपर की तरफ उठाया, यानी हाथ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में गया, यानी लिफ्टिंग जो फोर्स है, यानी बंदर के हाथों द्वारा जो बल लगाएगा वो इस दिशा में गया। और जो मोबाइल है सर, मोबाइल भी सेम डायरेक्शन में गया, यानी मोबाइल भी ऊपर ही जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो वर्क है, देखो फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो मेरा वर्क डन हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? लिफ्टिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, पहली कंडीशन। दूसरा, अब दूसरे केस में आते हैं। अब दूसरे केस में क्या हुआ, बस देखना क्वेश्चन का पूछने का तरीका कैसे बदल रहा है। सेम कंडीशन है, बंदर यहां पे पेड़ पे है, बंदर ने इस मोबाइल फोन को पकड़ा
और मोबाइल फोन को ऐसे पकड़ते उसने ऐसे हाथ से ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, पहला क्वेश्चन, या दूसरा मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि सर यहां पे गुरुत्वाकर्षण के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के रिस्पेक्ट में आपका जो यहां पे जो कार्य हुआ है वो सर कैसा हुआ है, प्लीज। तो यहां लिख देता हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से यहां पे वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, सिंपल सा फंडा। बंदर ने ऐसे उठाया फोन को, अब सर ऐसे उठाया तो इसका मतलब जो फोन है वो मेरा इस दिशा में गया, लेकिन जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है बेटा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, यानी धरती इसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, राइट। यानी जब जी की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां, नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, बंदर फोन ऊपर ले जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में फोर्स है, राइट, और सॉरी फोर्स मैंने उल्टा लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ यार विस्थापन ऊपर हो रहा है, जबकि बल नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि सर अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट्स इट। बस ये मुझे समझाना था कि कुल मिला के आपको जो दिमाग लगाना है वो इतनी बात पे लगाना है कि सर पेपर में हमसे फोर्स कहां पे दे रखा है और मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इसके अलावा दिमाग लगाने नहीं है, मेरे सर सारे आंसर तैयार हैं। तो ये अंशुमन को डाउट और बाकी बच्चों को डाउट आ रहे थे, अब सर मेरे ख्याल से कहीं भी डाउट नहीं आएगा, अगर मेरा बेसिक सा लॉजिक क्लियर है, मुझे केवल ये देखना कि बल कौन सी बात हो रही है और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, डेट्स इट, राइट। सो अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, अपोज डायरेक्शन में तो नेगेटिव है, खेल खत्म, डेट्स इट। सो आई गेस इतनी चीज क्लियर है ना ऋतिक, पूरी गाइस। अब यहाँ पे यश पूछ रहे हैं सर क्या फोर्स जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यश। अब जरा सोचो, यश ने पूछा सर फोर्स जीरो कब हो सकता है, तो यश आपके सामने उदाहरण है। अब यहां पे क्या हुआ कि मैंने सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, यहां पे बॉल रखी है यहां पे। अब मुझे एक बात बताइए, जिस बच्चे का डाउट था, सो बेटा यहां पे अगर इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने यहां पे क्या किया, बॉल को छोड़ दिया, अब इस वाले केस में क्या होगा, ये बॉल तो सर नीचे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये फोर्स कौन, सॉरी ये मेरे द्वारा लगाया हुआ फोर्स नहीं है, ये क्या हुआ, ये ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है। सो अब सर अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन आपसे किस रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। अगर वो पूछे कि आपके द्वारा जो फोर्स लगाया गया, अब आप बताइए कि सर यहाँ पे आपके द्वारा कार्य कितना हुआ। अब भाई साहब मैंने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो आप मेरा वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल घूमी है वो तो धरती की वजह से घूमी ना भाई साहब, मैंने तो यहाँ पे फोर्स लगाया ही नहीं। यानी कि ऐसी कुछ कंडीशन में जहां पे मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ग्रेविटी की वजह से काम हो गया, तो मुझसे पूछेगा सर आपके द्वारा कार्य क्या हुआ, तो मेरे द्वारा तो सर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, तो मेरे द्वारा जब फोर्स ही जीरो था तो मेरे द्वारा जो वर्क किया गया वो तो सर जीरो ही होगा। इज दैट क्लियर? सो आई गेस अब यहां पर सब लोगों का ये वाला मामला भी सॉर्टेड है। सो इतनी चीज क्लियर है। अच्छा यश का डाउट था ना, ठीक है। अब सर यहाँ पे आते हैं, तो यस ज्योति ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में पूछे, कैसे पूछे, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे जो लिखा है बोर्ड वाला पेपर नहीं है बेटा। सो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये बोर्ड वाला पेपर नहीं कि सर मैंने यहाँ पे ग्रेविटी वाला एग्जांपल दिया तो ग्रेविटी से ही पूछेगा। एएलपी के लिए या फिर मैं अगर एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर आरपीएफ या फिर सीजीएल किसी भी एग्जाम के लिए जाता हूं, तो मेरा काम है यहाँ पे लॉजिक समझा दूं, जिससे अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। ये बंदर वाला ना मैंने कहीं भी पढ़ा नहीं है, कि ऐसा नहीं कि कहीं भी लिखा हुआ है, बस दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जिससे आप चीजों को लिंक कर पाए, अपना बेसिक्स क्लियर कर लेंगे ना, तो अब कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले। मैंने आपको बोतल का एग्जाम्पल दिया था, हो सकता है एग्जाम में सर आपको हेलमेट से क्वेश्चन पूछ ले, तो इस तरह से अपना लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। सेम चीज फॉर डी भी, यस। सो सर ये तो वो हमारा वर्क वाला पार्ट, तो वर्क हमारा सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डेट्स इट। तो त्रिवेंद्र थैंक यू बेटा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर एनर्जी से संबंधित, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आज के बाद सर, ये भी चीज गारंटी ले रहा हूं भूलेंगे नहीं, बहुत सिंपल है, इसे देखते हैं। अब देखिए एनर्जी क्या होती है सर, सर कार्य करने की क्षमता। अब आप कहेंगे सर कार्य करने की क्षमता एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर हुआ क्या, सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद मैंने बोला कि आप में से कोई उत्तराखंड से हैं, तो त्रिवेंद्र ने बोला कि सर हाँ हम उत्तराखंड से हैं, आप बताइए क्या काम है। मैंने बोला देखो सब लोगों को ना यहाँ पर ट्रिप करवाने के लिए ले जाना है मुझे, सब लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो घूमी घूमी करने जाएंगे, तो अब ट्रिप पर ले जाना है, तो तुम्हारी जान पहचान में कोई अगर ठीक ठाक रिसोर्ट हो अच्छी क्वालिटी का, जहाँ पे पैसा भी कम लगे और अच्छी लोकेशन पे हो, तो हम उसकी बुकिंग कर लेते हैं, तो सब लोगों ना वहाँ पे थोड़ी सी 2-3 दिन की पार्टी शार्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे त्रिवेंद्र ने बोला सर डोंट वरी, अपनी जान पहचान है, हो जाएगा। सो अविनाश, पीयूष, मुकेश, हाडा, ऋतिक, पूरी गैंग यहाँ पे आ चुकी है। अब हम लोग घूमी घूमी करने गए, तो घूमी करने गए तो पता लगा कि वो रिसोर्ट नया नया बना था, जान पहचान में था, तो हमको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गया, बट उसके अंदर कोई चीज नहीं है, ठीक है।
तो अब हमको रिक्वायरमेंट थी कि वहां पे सर रात को ना बॉनफायर करेंगे, तो बॉनफायर करने के लिए हमको लकड़ी की आवश्यकता है, यानी लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी ऐसे काटना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब किसी ने बोला, मान लो कि ऑलरेडी ने बोला कि सर डोंट वरी, मेरी यहाँ पे ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जान पहचान है, सो दे कैन अलाउ, दे विल गिव अस सम वुड। लेकिन इश्यू ये है कि लकड़ी जब लेके आएंगे ना बॉनफायर के लिए, तो लाने ले जाने के लिए हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, वो ना अपने कंधे के ऊपर रख के या फिर 2 लोगों को ऐसे जाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। नो, अब मैंने यहाँ पे 4 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, मान लो कि अंशुमन है, दूसरी खुशी है, तीसरे युवराज है, चौथे केशव है, ठीक है, 4 लोग हैं, अंशुमन, खुशी, युवराज और केशव। अब मैंने सब लोगों से बोला कि आप एक काम करो, ये ना हमें टोटल 8 ब्लॉक्स लेके आने हैं लकड़ियों के, जैसे रात को ना बॉनफायर करेंगे, फिर वहां पे डांस वांस करेंगे, मजा आएगा। तो सब लोगों को मैंने टास्क दिया, तो युवराज ने क्या किया, 1 घंटे के अंदर 2 वो लकड़ी के पीसेस ले आए, ठीक है। इधर 1 घंटे के अंदर जो खुशी थी वो 1 ब्लॉक ले आए, उसके अलावा अंशुमन भाई हमारे 1 घंटे के अंदर मान लो कि वो 3 ब्लॉक्स ले आए, और इस वजह से चौथे कैंडिडेट थे वो 1 घंटे में मान लो कि वो 2 ब्लॉक्स ले आए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सेम टाइम की बात हो रही है, सबके सबको 1-1 घंटे लगे हैं, 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास यहाँ पर टोटल 4, 5, 6, 7, 8 आठों के 8 ब्लॉक्स आ गए हैं। नाउ माय पॉइंट इज, यस पीयूष, यस दैट्स इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, सो माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो टोटली आपको 8 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि सर इनमें से एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास रही होगी? सो क्या आप लोग मुझे आंसर दे सकते हैं बिना वहां पे जज करे, बिना किसी पर्सन को देखे? कैन यू टेल मी कि सर एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें रही होगी? सो पे कार्य करने की अगर क्षमता देखी जाए, तो कार्य करने की क्षमता सर इस बंदे की सबसे ज्यादा थी, जो भी थे, आई गेस अंशुमन ही नाम लिया था मैंने, जो भी है। सो यहां पर क्या हुआ कि सर 1 घंटे में 3 ब्लॉक्स यहां पर ही ले आए हैं, यानी कि अगर मैं यहां पर कैपेसिटी की बात करूं तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा हुई? इस पर्सन की ज्यादा हुई। तो हम लोग कहेंगे सर यस दैट मींस कि इनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। अब यहाँ पे मैं टाइम वाले पार्ट को इससे लिंक इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना मैं पावर से लिंक करूंगा इस वाली चीज पे। सो बेसिकली आप ये समझिएगा कि जो कैपेसिटी है कार्य करने की, सर उसी को हम लोग एनर्जी के नाम से रिलेट कर लेते हैं कि भाई साहब यही हमारी ऊर्जा है या फिर यही हमारी एनर्जी है। लेकिन अब सर यहाँ पे जो एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब यहाँ पे दिशा की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख देता हूं एक बार, ये आपकी एक अदिश राशि है, यानी जो इंग्लिश वाले इट इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी। बट यहां पे अब इस वाले पॉइंट पर अभी भी एक डाउट रह जाता है, और डाउट ये रह जाता है सर कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे एनर्जी की जो यूनिट है, यहां पे यूनिट है जूल, और ये यूनिट हम लोगों ने कहीं देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, और कल भी हमने देखी थी, यानी किसकी? सर वो एनर्जी हम लोगों ने देखी थी वर्क वाले पार्ट में। वर्क में भी मैंने क्या बोला कि वर्क में भी जो यूनिट थी सर वो भी जूल थी। इसका मतलब यहां पे सर ये दोनों की दोनों यूनिट सेम है। इज इट सो? जी हाँ। अब यहां पे एक बेसिक सा पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, और वो ये है, सर अपने एग्जामिनेशन के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, होता क्या है आप लोगों से ऐसे पूछ लेगा, विमा या डायमेंशन, आपसे कहेगा सर वर्क अपॉन जूल, सो आपसे कहेगा कार्य, सॉरी वर्क और जूल लिख दिया, कार्य और ऊर्जा का जो अनुपात है, कार्य और ऊर्जा का अनुपात क्या रहेगा, उसका विमा अगर निकालना है तो, यानी कि सर आपसे यहां पे क्या कर सकता है, रेशियो निकलवा सकता है, वर्क और एनर्जी की यूनिट का रेशियो या फिर वर्क और एनर्जी की डायमेंशन का रेशियो। तो अब सर दोनों ही केस में आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे वर्क और एनर्जी की बात करेगा क्योंकि यूनिट सेम है, तो मैं कहूंगा सर यूनिट्स का इनका जो रेशियो रहेगा वो भी बनाएगा, और इनकी जो डायमेंशन का रेशियो है सर वो भी बनाएगा, जहां पे हम लोग कह देंगे M0 L0 T0। क्यों? क्योंकि सर, हाँ गुंजन बेटा पहली क्लास तो देखनी पड़ेगी क्योंकि ना सारी क्लासेस एक दूसरे से लिंक्ड है, तो मैं सब लोगों से कहूंगा प्लीज एक बार देखिएगा। ऑलरेडी नो, आई टेल यू व्हाई, सो देयर इज अ रीजन आल्सो। सो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि इनकी यूनिट सेम है, तो यहाँ पे इनका डायमेंशन और यूनिट दोनों के सेम होंगे, तो दोनों का जो रेशियो है वो सर आपको 1 ही देगा। लेकिन अब इस वाले पार्ट पर आते हैं आगे। अब ये जो एनर्जी की मैं बात करता हूं, तो बेसिकली आपकी 2 टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? एक होती है काइनेटिक, दूसरी होती है पोटेंशियल। हिंदी वाले सर यहाँ पे एक होती है गतिज, दूसरी होती है स्थितिज। अब ये कैसे? सो बेसिकली अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, अब यहां पे समझेंगे, यहां पे सर ये जो एनर्जी है, एक होगी गतिज ऊर्जा, दूसरी होगी स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये आप कहेंगे सर बोतल सब जगह कैसे आ सकती है, एक बार देख लेते हैं। मैंने यहां पे क्या किया, इस बॉटल को ऐसे उठाया। अब यहां पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस टाइम पर इसमें कौन सी एनर्जी है, कोई मुझे बताएगा?
इस टाइम पे इसमें कौन सी एनर्जी है? एक बार अभी मैं वही बता रहा हूँ सिंगर कि गतिज क्या है, स्थितिज क्या है, बस मेरा क्वेश्चन है इस टाइम पे ऊर्जा कौन सी है इसमें, गतिज है या स्थितिज है? इंग्लिश वाले, इज इट काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? जो लोग सिर्फ पोटेंशियल कह रहे हैं वो लोग सही हैं। काइनेटिक इज नॉट द आंसर। काइनेटिक कब होगी? अभी काइनेटिक है। यानी कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी सर ये आपकी जो पोजीशन है, मैं अगर स्थिति की बात कर लूं, एग्जांपल ये जो मेरा पार्टिकल है, अब जैसे ये सरफेस है, मान लो ये जमीन है, यहां पे रखी है बॉटल, मैंने इस बॉटल को ऊपर की तरफ उठाया, अब इस बॉटल का अपना कुछ मास होगा, यहां पे नो वही भूल जाओ हाफ एमवी कर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ प्लीज जसवंत। इस बॉटल का अपना एक मास है, मैं मान लेता हूं इसका जो मास है वो है m। इस बोतल को जब ऊपर उठाओगे तो धरती से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, देख रहे हो, तभी तो नीचे की तरफ आ रही है। यानी सर जी इस पे एक्ट कर रहा है, तो यहां पे सर हम कौन सी जगह पर हैं वो भी मैटर करेगा, यानी वहां पे जी की वैल्यू क्या है ये मैटर करेगी। दूसरा यहां पे कितनी हाइट पर है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी निर्भर करती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की वो एनर्जी जो कि इसकी पोजीशन के कारण है, इसकी स्थिति के कारण है। लेकिन अब यहां पे सर ये देखना, ये बोतल है इस तरफ, मैं इसको सब फेंका मैंने, तो जिस डायरेक्शन जब ये बोतल मैंने ऐसे फेंकी तो ये बोतल ना इसमें मूवमेंट हो रहा था, इसमें गति थी, देख लो धीरे धीरे देखते हैं स्लो मोशन में। तो बोतल जब सर ये आगे की तरफ चल रही है तो इसकी अपनी कुछ गति है, इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है, राइट। अब देखो इस बोतल का अपना मास तो था ही, जब गति या फिर मैं मोशन की बात करता हूं उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ जब इसमें वेलोसिटी होगी, देखो मूवमेंट हो रहा है, जब इसमें मास तो अपना ही। आप लोग ये कह रहे थे कि सर इस टाइम पे इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, जरा सोचो, मैंने सर बोतल को ऐसे लटका रखा है, क्या इसमें कोई गति है? क्या इसमें कोई अभी मोशन हो रहा है? जब मोशन नहीं हो रहा, अब ये बोतल ऐसे रुकी हुई है, जब मोशन नहीं हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे v की वैल्यू क्या होगी बेटा? बेटा v की वैल्यू तो जीरो होगी ना। जब v की वैल्यू जीरो होगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? मेरी तो काइनेटिक एनर्जी बेटा इस वाली केस में जीरो हो गई थी। दैट मींस कि जब कोई भी वस्तु रुकी हुई होती है इस टाइम पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होती है, वो शून्य होती है। क्या ये भावना समझ में आई गाइस? अब देखो, तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, अब आप लिंक कर पाएंगे। तो जो पहले इंग्लिश में फिर मैं हिंदी पे आता हूं। यस, कार के वाइपर का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। यानी कि सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? ये तो स्थितिज हुआ। अच्छा मैंने काइनेटिक का मेंशन नहीं कर रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं तो गतिज ऊर्जा किसी भी पिंड की किसके कारण होती है? उसकी गति के कारण होती है, उसके वेग के कारण होती है। तो अब से जो काइनेटिक एनर्जी है, अब इसमें जरा आ जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम आपका मास हो गया, वी आपकी वेलोसिटी हुई। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है सर, पोटेंशियल एनर्जी में जेके सेम फ्रॉम माय एंड बेटा, पोटेंशियल एनर्जी सर ये स्थिति के कारण होती है, यानी पोजीशन के कारण होती है कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी स्थिति पर है। तो यहां पे सर स्थिति के कारण, यानी यहां पे सर मास, ग्रेविटी और हाइट की बात होगी। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई बेटा, वहां पे ना अर्जुन जब कैलकुलेशन किया गया तो वी हैव फाउंड दैट रिजल्ट, इसलिए वहां पे वो वैल्यू आई है, राइट अर्जुन? जब वहां पे कैलकुलेशन करते हैं तो एग्जैक्टली उसी से वो हम लोग लिंक कर पाते हैं कि अच्छा एग्जैक्टली इतनी एनर्जी आ रही है, सो वी हैव एक्चुअली डिराइव्ड इट। सो अभी डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यस याद रखिएगा। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। नाउ माय पॉइंट इज सर, हम लोगों ने एक नियम सुना है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, इंग्लिश वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? अच्छा युवराज कह रहे हैं बोतल के बिना क्लास अधूरी है, सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा फील आता है। चलो, तो अब सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा। देखो हम लोगों ने बचपन से रटा है कि लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट यस इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हिंदी में ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम यह कहता है ऊर्जा को ना तो आप बना सकते, ना ही आप ऊर्जा को नष्ट कर सकते। हाँ, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जरूर सकते हो। लेकिन भाई साहब ये क्या है? तो आइए सर इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आप लोगों के घर में त्रिवेंद्र, संजू, स्वीटी, आदि, हम सब लोगों के घर में ऊर्जा आ रही है, राइट? कौन सी? जिसकी वजह से आप अभी मोबाइल फोन पे, टैबलेट पे या कंप्यूटर मेरी क्लास देख पा रहे हो, क्योंकि आपने अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर को कभी ना कभी सर चार्ज किया होगा।
अब जब चार्ज किया होगा मतलब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आसान भाषा में कहूं, ऊर्जा से लिंक करूं तो सर आप यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पे ये आप जो विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जगदीश बाबा, सर ये क्या हमेशा से विद्युत ऊर्जा रही होगी? नहीं, जरा थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। सर हो सकता है आपके घर में सोलर पैनल लगे हों, सूर्य के प्रकाश से सर जो आपकी सनलाइट थी वो किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई होगी। पहला एग्जांपल। दूसरा, मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का एग्जांपल लेता हूं, बांध का। बांध सब लोग जानते हैं सर, ज्योग्राफी में आपको मैम ने या सर ने पढ़ाया भी होगा। जरा सोचो, एक नदी मस्त बह रही है, मैंने क्या किया, सामने दीवार लगा दी, तो नदी का पानी यहां पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, हो गया इकट्ठा। अब नदी का पानी यहां पे इकट्ठा हो गया, तो जस्ट वांट टू नो बेटा यहां पर कौन सी एनर्जी है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सर स्थितिज ऊर्जा, या फिर बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा। मैंने पानी को यहां पे दीवार से रोक दिया है, एक बार प्लीज यहां से लिंक करना। सो यहां पे जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं केवल वो बच्चे सही हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बताया था कि हाँ, मैंने अगर इसके दरवाजे खोल दिए, पानी जब बहना शुरू कर गया, तो जरूर आप कह देंगे काइनेटिक है क्योंकि मूवमेंट है। अगर आपने इसको रोक के रखा हुआ है, यहां पे सर ये पानी इकट्ठा होता जा रहा है एक हाइट पर, दैट मींस कि आपका ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब क्या हुआ, मैंने सर इस बांध के दरवाजे खोले, जैसे मैंने गेट खोला तो पानी पूरे प्रेशर से सर आगे की तरफ मूव किया। जस्ट वांट टू नो सर यहां पे अब क्या हो रहा है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सर किस में कन्वर्ट हो गई? सर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट? यानी आपकी गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि सर इसमें क्या हुआ, मूवमेंट आ गया। सर वेलोसिटी है, इसमें वेग है। सर यहां तक भी हमें समझ में आया। अब यहां पर अभी भी हमारी बात, शिवांगी बेटा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, शिवांगी बेटा, ठीक है। चलो, सो अब सर ये इसमें मूवमेंट हुआ। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे लगी थी टरबाइन। टरबाइन समझते हो सर, वो गोले जैसे होंगे स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा, पानी जब गिरेगा तो वो ऐसे घूमती रहेंगी। जब घूमती रहेंगी तो यहां पर मैं कह रहा हूं सर, यहां पर अब आपके आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो क्या हुआ, यहां पे होगी सर, ये क्योंकि घूम रही है तो हम लोग यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा का, यानी मैकेनिकल एनर्जी, राइट मुकेश संजू? अब जब ये यांत्रिक ऊर्जा थी, अब सर इसके घूमने से क्या हुआ होगा, सर यहां पे अब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ होगा, राइट? अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, यानी जो विद्युत ऊर्जा आपके घर में आई, अब आपके ये जो विद्युत ऊर्जा आई, अब इसके सब कैटेगरीज पे आ रहे हैं सदैव हम लोग, इसके और बेसिक सब कैटेगरीज पे आते हैं, जहां पे इंडिविजुअली क्या क्या काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, या फिर मैं यहाँ पे अगर विद्युत ऊर्जा की बात करूं, इसका क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो, किसका एग्जांपल ले लें? बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। मैंने सर यहाँ पे बल्ब जलाया इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए, और रिद्धि, अच्छा सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एज वेल। सो बेसिकली अब यहाँ पे मैंने इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया, इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे बल्ब जलाया। अब बल्ब क्या करेगा, बल्ब आपको देगा लाइट एनर्जी, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे जो बल्ब है ये आपको प्रकाश दे रहा है, यानी कि लाइट दे रहा है। साथ में क्या होगा कि इस बल्ब को जैसे आप टच करके देखोगे, आपको वहां पे हीट महसूस होगी, यानी यहां पे सर हिंदी वाले जो हैं, यहां पे आपको ऊष्मा का एहसास होगा। यानी कि अगर मैं वैसे बात करूं तो मैकेनिकल की कैटेगरी है काइनेटिक और पोटेंशियल, राइट? लेकिन यहां पे देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी सर ऊर्जा वही है, बस हाँ एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ये बदले जा रही है ना? सो अब देखिए यहां पे जो ये बदल रही है, कुलविंदर गुरिया, नाउ वी कैन एक्चुअली लिंक। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन in this case sir, energy is same but it is converted from one form to another, यानी ऊर्जा वही है, बस एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदले जा रही है। अब यहाँ पे एक सर क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा है, हलवा क्वेश्चन है, इसमें सर टाइम भी नहीं लगेगा। हमसे कह रहा है सर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बता दो, यानी आप इस वाले क्वेश्चन में आप सीधे बताइए सर हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जहां पे द्रव्यमान दे रखा है 25 किलोग्राम का, यानी मास 25 केजी का है, सर 5 मीटर की हाइट पे उसे उठाया गया है और जी की वैल्यू दे रखी है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। सर U बराबर क्या होता है, mgh। सो mdh मसाले सच, तो यहाँ पे सर 25 किलो का द्रव्यमान है, 10 यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है, हाइट हमारी 5 मीटर दे रखी है, 25 पंजे 125 और ये 1250 आपका क्या आंसर हो गया, 1250 आंसर हो गया, राइट? नेक्स्ट, अब सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहीं पे कह रहा है कि सर 50 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि इसे 10 मीटर, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है, यदि इसे 10 मीटर के लिए उठाया गया, या फिर सर पोटेंशियल एनर्जी बताना है जो मास 50 केजी का 10 मीटर की हाइट पर रेस किया गया। सिंपल सा फंडा अगेन,
सर यू बराबर क्या हो जाएगा, 50 kg का मास है, यहाँ पे 10 g की वैल्यू दे रखी है और 10 ही हाइट है, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या दूंगा सर 5000। ये बेसिक से थे, बस ये बताने के लिए कि न्यूमेरिकल रिवाइज कराने के लिए, बिल्कुल हलवा सवाल है, क्या ही टाइम लगाना है इसमें। अब आते हैं सर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पे। तो काइनेटिक एनर्जी का भी बड़ा सिंपल सा है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींचूंगा। सवाल है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी possessed by a body of mass 20 kg moving with the velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। सवाल है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पे सर हम लोगों से बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना दे रखा है 20 किलोग्राम है, और वेलोसिटी दे रखी है गाइस हम लोगों को कितनी 4। सो ये कितना हो गया 2 2 4, तो ये गया सर 40 into 4 दैट इज 160, राइट। सो हियर 160 वुड बी द करेक्ट आंसर। ये हलवा सवाल थे जो हम लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन जो पेपर में सर बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं वो है ये वाला सवाल। इसका आंसर दीजिएगा, इसको मैं स्लो मोड में कराऊंगा। तो सर अब यहाँ पे आपके सामने सवाल, इसको स्लोअर मोड में करेंगे थोड़ा इजीली, क्योंकि सर ये सवाल इंपॉर्टेंट है अपने पेपर के लिए। प्रश्न क्या है, यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। सो माय क्वेश्चन इज, if the velocity of a body is doubled, so what will be change in its kinetic energy? So इसका आंसर दीजिए सर, क्या होना चाहिए। तो सैफ कह रहे हैं सर कि 4 गुना हो जाएगा, साक्षी ए के साथ जा रही है, समृद्ध हमारे 2 गुना के साथ जा रहे हैं, सैफ 4 गुना, अच्छा यश 4 गुना, पीयूष कह रहे हैं 1/4 होगा, ठीक है, गांगुली हमारे 2 के साथ है, तो यहाँ पे 3 भी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है गाइस। अब देखो एक बार देखते हैं, तो बेटा यहाँ पर पहले तो मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है। तो यहां पे सर इसका जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम का मतलब मास है, वी का मतलब वेलोसिटी है, अच्छे से हम लोग जानते हैं यही। अब सर मैं इसको अगर पहली इक्वेशन मान लूं, मान सकता हूं, कोई बुराई तो है नहीं इसमें। अब सर यहां पर मैं कलर चेंज कर लूं, दूसरे पार्ट पर आता हूं, तो ये मैंने ke1 निकाला था, अब मैं निकालता हूं ke2, नई वाली काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा था कि वेलोसिटी डबल कर दी थी, अब सर मास तो वही रहा, तो हाफ इंटू एम इंटू जो वेलोसिटी थी बेटा वो दुगनी कर दी थी, तो क्या हो गया 2v का स्क्वायर हो गया, है ना गाइस। तो ये क्या हो गया सर, ये बना हमारा हाफ एम इंटू 4v स्क्वायर, ठीक है गाइस, और यहां पे ये बनेगा हमारा 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक सॉर्टेड है। अब गाइस जब ये सॉर्टेड है मेरा मामला, तो ये सर इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी, ये मेरी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, यानी यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, ke1 के बराबर। तो यहां पे क्या लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 4 टाइम्स ke, और बिल्कुल ऐसे लिखूंगा काले पेन से जैसे उसमें लिखा था ke1। तो मेरा आंसर होगा ये, यानी पुरानी वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी कितनी हो गई 4 गुना। तो जितने भी लोग यहाँ पे 4 गुना वाले हैं, एक एक बच्चा सही है, सर ये कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना बन जाएगा। अब मुझे बताइए सर, क्या यहाँ पे सबका मामला सॉल्व हुआ, क्योंकि पेपर में ना जो सवाल पूछा था उसमें हमें समय भी देना चाहिए, ऐसे सवालों में सर समय दीजिए, क्योंकि वो तो सर बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप, तो उसमें आपने क्या, उसमें क्या उखाड़ लिया बताओ। हम लोग कहते हैं कि बड़े भाई साहब हमने बहुत बड़ा यहाँ पे तीर मार लिया, नहीं भाई साहब सिंपल सा लॉजिक था, हमने वहां पे क्या किया, हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया, वहां पे तो हमने वैल्यूज लगा दी थी, बट क्वेश्चन बेटा हमसे यहाँ से घुमा फिरा के पूछेगा, तो प्लीज रिमेंबर कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आई गेस दैट इज सॉर्टेड। अब गाइस हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में एक चीज और चलते हैं, एक बार फिर से बता दूं ऋतिक, ओके ऋतिक बेटा यहाँ पर ना, यस वहां तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो जाता है, दैट्स राइट नेहा। सो ऋतिक का एक डाउट आया सर, एक बार फिर से बता देता हूँ ऋतिक, यहाँ पर देखो ऐसा था, आपको ना काइनेटिक एनर्जी के लिए बोला था कि जो आपकी वेलोसिटी है उसको डबल कर देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो अंकित आपका डाउट है सर इस क्वेश्चन में 3 टाइम होता तक आंसर होता क्या, अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर 3 गुना होता तो कैसे आंसर होता, चलो ये सवाल सही है, अंकित का डाउट है, बाकी बच्चे भी देख लेना। मान लो यहीं पर आपसे कहा जाता कि सर जो इसकी वेलोसिटी है वो मान लो 3 गुना करवा दी जाती है, तो क्या होता आंसर, ठीक है गाइस, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो अब से जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है वो कैसे निकालते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अंकित अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे मैंने पहली वाली इक्वेशन इसको बना लिया, अब जो काइनेटिक एनर्जी मेरी नई वाली है, न्यू काइनेटिक एनर्जी, वो कैसे निकालूंगा, नई काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको हाफ, बेटा मास की अगर बात करें मास में तो कोई परिवर्तन है नहीं,
और आपसे अगर कोई कहे कि बेटा इसकी जो वेलोसिटी आप 3 गुना करके बताओ, जो अंकित ने मुझसे पूछा, तो आप 3 गुने के लिए क्या करेंगे? 3 गुने के लिए शिवांगी हम लोग यहाँ पे बेटा 3v कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी 3 गुना हो चुकी है। तो 3v का स्क्वायर करिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 9 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि सर हम लोग क्या कहेंगे, ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर था, तो बेटा ये बन गया मेरा 9 इंटू के, यानी पुराने वाले के 9 गुना एक्स्ट्रा हो जाता अगर सर इसकी वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाता। सो अंकित बेटा डाउट क्लियर हुआ आपका? तो अंकित का भी डाउट क्लियर हुआ, बाकी बच्चों का भी यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है गाइस, तो साक्षी, गुड़िया, संजय, यहाँ तक हमारा मामला सॉर्टेड है। वैसे समय हो चुका है, लेकिन आप लोग कहें तो मैं एक लॉजिक और समझाना चाह रहा था, एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्प्रिंग का और समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये फिनिश करूंगा। ठीक है, कल मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। सो गाइस इस वाले पार्ट में मुझे एक दिन और चाहिए। माही पूछने से 9 कैसे आया? बेटा 3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 3 गुणे 3 क्या होगा? 3 गुणे 3 9 होता है ना बेटा, बस ये चीज है, राइट। सो किसी भी चीज का वर्ग करो तो वर्ग करना तो हमें अच्छे से आता है ना, बस ये वाली चीज है। सर v की पावर 2 है और अगर क्वेश्चन में डबल दिया है तो बेटा वहां पे 2 2 जा 4 हो जाएगा सदैव, है ना। सो अगर पावर को ऐड कर देंगे तो भी हाँ बिल्कुल कैसे भी कर सकते हैं, बस ये तो मैंने समझाया है इसलिए वाला पॉइंट था। सो 4 होता तो 16 हो जाता, सिंपल सा लॉजिक था। खैर एक लास्ट पॉइंट हो रहा है, फिर से खत्म करते हैं। अब सब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पे आते हैं। देखिए नॉर्मली जो स्प्रिंग है वो ऐसे रखी हुई है आराम से, यानी इसको बोल रहा हूं मैं इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, जहां पे सर ना तो आप इसे खींच रहे हैं ना ही आप इसे कंप्रेस कर रहे हैं, ना तो आपने इसको आप दबाया, यानी कि ना तो आपने उसमें बल लगाया दबाने के लिए, ना ही उसको आपने खींचने के लिए बल लगाया। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या आएगा, यहां पर आपने अब स्प्रिंग को पकड़ा और स्प्रिंग को ऐसे करके खींचा। अब जब आपने स्प्रिंग को खींचा तो इसकी जो लंबाई अभी तक एल नॉट लेके मैं चल रहा था, इस लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो यहां पे सर, यहां पे जो लंबाई थी वो पहले इतनी थी, लेकिन अब मैंने क्योंकि खींचा तो यहां पे इतनी लंबाई बढ़ गई, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में ये है, थैंक यू धीरज, कि मैंने यहीं पर क्या किया, ये जो स्प्रिंग थी मैंने इसमें ऐसे धक्का मारा, यानी सर ये क्या हुआ, इसमें मैंने स्प्रिंग पे धक्का मारा तो यहाँ पे कंप्रेस कर गई है। अब इस वाले केस में आते हैं, देखिए थैंक यू बेरा जी। सो गाइस अब यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन, स्प्रिंग को खींचा वो पोजीशन, और स्प्रिंग को भी जब दबाया ये पोजीशन, इन तीनों ही पोजीशंस में आप यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, यहां लिखा है x इक्वल टू 0, मतलब आपकी जो स्प्रिंग है वो उतनी ही पोजीशन पे जैसे नॉर्मली थी। मैंने जब खींचा तो यहां पे सर इसकी लंबाई बढ़ गई, यानी यहाँ जो x की अगर बात करूं सर, यहाँ पे अगर मैं एलोंगेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे सर ये वो x डिस्टेंस हो गया जिससे आपने क्या किया है, इसको जब खींचा है तो यहाँ पे सर मैं कहूंगा कि x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो स्प्रिंग को या तो आप सर खींच लीजिए या उसे कंप्रेस कर दीजिए, दोनों ही केस में मैंने यहाँ पर क्या रखा है, x की वैल्यू लेके रखी हुई है। अब इस वाले केस में आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे कि सर जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ क्या कहता है। तो अगर मैंने एल नॉट को ओरिजिनल लेंथ माना है तो अब सर मैं इसमें जो फोर्स लगाऊंगा, तो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है सर उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के एक्स। ये के क्या हो गया, ये के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स आपकी ये वो लंबाई थी, या तो खींचने में मैंने एक्स्ट्रा एक्स खींचा या फिर दबाने पर वो जो एक्स्ट्रा एक्स जिससे आपकी स्प्रिंग पतली हो गई थी वो डिस्टेंस, वो आपका यहाँ पे एक्स दे रखा है, यानी एक्स क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन हो गया। तो नॉर्मली आपकी स्प्रिंग मान लो इस जगह पे थी। अब नई वाली केस में क्या हुआ, खींचने के बाद आपकी जो स्प्रिंग है इससे खींचने के बाद यहां तक पहुंच गई मान लो, तो यहां पे सर कुछ इसमें इंक्रीमेंट हुआ। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया, स्प्रिंग को यहां से मैंने दबा दिया, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूं, तो दबाने के बाद क्या हुआ, आपकी जो स्प्रिंग है वो यहीं पे आके दब गई। तो यहाँ पे जो चेंज आया है, ये चेंज को मैं x मान के चल रहा हूँ, यानी जो दूरी है इसको मैं x मान के चल रहा हूँ। सो गुरुदेव इसी चीज को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, ये बस मैंने आपको भी भावना बता दी एग्जैक्टली है क्या। तो हुक्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे जो बल लगाया जाता है वो बल किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स। सो यहाँ पे जो x है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, x आपका जो डिफ्लेक्शन था बस वो है। सो अब यहाँ पे सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगती है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लगती है, यानी यहाँ पे अगर आपसे कोई कहेगा कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हाफ की एक्स स्क्वायर लगती है, जहां पे के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स आपका वो डिफ्लेक्शन था। लेकिन इतनी वाली चीज यहां पर मैं इसी चीज से दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम वैसे हो चुका है, नहीं तो इस वाली चीज को ना थोड़ा डिटेल में देखते विद एग्जांपल्स, तो कल मैं उदाहरण के तौर पे इसको करके भी एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, तो इसी पार्ट से समझेंगे आगे। सो अगले पार्ट में जो हम लोगों को समझना है ना वो गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला पार्ट था ये क्या है, और साथ में पावर, ये तीन चीजें हम लोगों को कल ही डिस्कस करनी है। ठीक है, सो विकी और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लास, बेटा यहाँ पर ना भी केमिस्ट्री वाली क्लास बेटा हुई नहीं है ना, और आपने नया बैच ज्वाइन किया, तो अभी जब फिजिक्स हो जाएगी उसके बाद केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी आएगी। सो अच्छा डेफिनेशन हिंदी में, सतीश बिल्कुल आपके लिए हिंदी वाले पार्ट बेटा मैंने मेंशन कर रखा है, ये रहा कि एक स्प्रिंग में
स्प्रिंग स्थिरांक है ना, जहां पे मैं अभी उसके एक ही बात कर रहा था, और स्प्रिंग का जो विक्षेपण है बेटा वो x लेके चले हैं, तो स्प्रिंग या तो x द्वारा संपीड़ित होगी या फिर वहां पे हम उसमें से खिंचाव आएगा। तो बेसिकली ये आपके सामने, तो जो बच्चा मुझसे पूछा ना सतीश कुमार, बेटा हिंदी में मेंशन्ड है, बट ये चीज मैं आपको कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और क्या रह गया, तो विकी का डाउट हो गया। और स्वीटी पूछे सर आपका क्लास किस बैच में मिलेगा। स्वीटी मेरी जो क्लास है ना, अगर आपके पास महापैक है तो आपको मेरी वाली क्लास एक तो एएलपी वाले बैच में, दूसरे आरआरबी और एसएससी जेई इन बैचेस में आपको मिल जाएगी। उसके बाद थैंक यू माही। सो उड़ते हुए चिड़िया में, अच्छा एक बच्चे का डाउट है, जरा ये भी देख लेते हैं। साक्षी एक डाउट आया है कि सर उड़ती हुई चिड़िया जो है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली सीडीएस में ना हवाई जहाज में पूछा गया था, और चिड़िया वाला जो क्वेश्चन है सीजीएल का क्वेश्चन है। सो उड़ती हुई चिड़िया की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही ऊर्जा देखने को मिलेंगी। कौन सी, वहां पे स्थितिज भी होगी और गतिज भी होगी। कैसे होगी ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। सो जब हम लोग उड़ती हुई चिड़िया की बात कर ले या फ्लाइंग एरोप्लेन की बात करें, उसमें आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल बेटा दोनों ही होती है। और कहाँ गया, कोई बच्चे का डाउट था सर। हाँ विवेक मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा। सो हो गया तनु सब लोग, ठीक है थैंक यू। सो अब सर एग्जाम में पूछे, बिल्कुल भाई एग्जाम में पूछा था तभी तो आकाश हम लोग पढ़ रहे हैं इसे। थैंक यू तनु, थैंक यू। सो गाइस सब लोगों के डाउट क्लियर हुए। चलो सर अब ट्रेन का भी एक क्वेश्चन आया, शीलू बाबा का एक क्वेश्चन आया, वो भी ले लेते हैं सर। सो बेटा देखो यहाँ पर शीलू, मुझे एक बात बताओ, शीलू का एक क्वेश्चन आया सर, ट्रेन और पटरी में फ्रिक्शन कैसे होगा, क्योंकि दोनों आयरन के बने हुए हैं। तो शीलू दोनों आयरन के बने हुए, प्लास्टिक के बने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ये जो हाथ है मेरे, दोनों के दोनों हाथ सेमी मटेरियल के बने हैं। मैंने सर यहाँ पे वो चिकनी चमेली वाला कर लेते हैं, चिकनी चमेली घर पे अकेली, ऐसे ना वो कुछ चढ़ा के आई ऐसे करके गाना था ना, तो चिकनी चमेली वाला डांस ऐसे करके चलता है। तो चिकनी चमेली वाला अगर मैं एक्शन करके देखूं यहाँ पे ऐसे, तो चिकनी चमेली वाले एक्शन में क्या हो रहा है सर, ये भी मेरा वही हाथ है, ये भी उसी चीज से बना हुआ है। तो शीलू बेटा यहाँ पे सर समझना, यहाँ पे जब मैं इसमें ऐसे इसको मैंने यहाँ पे रगड़ा, तो इससे क्या हुआ है, मैं इसको आगे की तरफ ऐसे रगड़ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको फोर्स लगाया आगे की तरफ। तो जब भी दो सरफेस से आपस में कांटेक्ट में होते हैं, चाहे वो दोनों लोहे के बने हो, चाहे दोनों प्लास्टिक के बने हो, किसी भी चीज के बने हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन बेटा फ्रिक्शन लगता ही लगता है। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे चाहे आप वो लोहे की बात कर लो, चाहे मैं हाथ की बात कर लूं, जिस दिशा में बल लग रहा था उसकी विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। और घर्षण एक्चुअली आपका क्या हो गया, आसान भाषा में समझ लो, जिस भी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, नो मैटर कि दोनों के दोनों मटेरियल सेम है या अलग अलग है, राइट। सो आई गेस दैट इज क्लियर। और किसका था यहाँ पे, चलो सो चलिए सो इतनी चीज आई गेस सॉर्टेड है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में। टिल देन मुकेश बेटा जाएगा, आप बस नाम सर्च करना, वहां पे डिस्कस विद दीपनी सर वाला ऑप्शन होगा, वहां पे आप लिंक कर सकते हैं बेटा। जैसी कुछ भी आता है युवराज मैं आपको बता दूंगा। यस इट इज सफिशिएंट, यस इट्स सफिशिएंट। सो पानी की बोतल भी भरनी होगी मुझे, अब टाइम हो चुका है 11:01 हो गए। तो गाइस सबके डाउट्स हो गए ना क्लियर। चलो और किसी का डाउट अगर रह भी गए तो आप लोग मेल आईडी पे पुट अप कर देना या फिर आप टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं आपके इश्यूज रिजॉल्व कर दूंगा। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर।